ओके, सो वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 से हम लोग चालू करेंगे। सो इजी टॉपिक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। वाटर फॉर ऑल। ओके, जो जो मैं अंडरलाइन कराता हूँ उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं नोट डाउन कर लेना है जैसे हम लोग, लेकिन इतना ज्यादा इसमें है नहीं। ओके, सो वाटर फॉर ऑल क्या दिया हुआ है? वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ है उनके लिए वाटर एक मेन नेसेसिटी है, वाटर एक मेन सोर्स है। दो तरह के एनिमल्स होते हैं आपको पता है, एक्वेटिक एंड वाटर टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब आपको पता होगा, एक्वेटिक मतलब जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं दैट आर कॉल्ड एक्वेटिक, एंड टेरेस्ट्रियल उसका जस्ट ऑपोजिट जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड फॉर्म में रहते हैं, दैट इज द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। वी स्टडीड इन क्लास 9 about the importance of water as a resource. The water cycle and human intervention pollutes the water bodies. However, human intervention also changes the availability of the water in various regions. Okay, above all activity, after above all activity, would you be surprised to learn that the region of the water scarcity are closely correlated to the region of acute poverty? Okay, देखिए आप एक सिंपल एक हम लोग यहाँ पे बात हम लोग एक सिंपल बात रखना चाहते हैं कि जहां पे भी वाटर स्कैर्सिटी होगा, क्योंकि वाटर क्या है, एक रिसोर्स है, और जहां पे भी वाटर स्कैर्सिटी होगा वो रीजन को प्रॉब्लम आएगी। ओके, वो रीजन कंपेयर टू बाकी अदर रीजन, बाकी कंपेयर टू अदर रीजन। कोनो अवाज आवे છે પ્લીઝ મ્યુટ કરી લો તો વધારે સારું સર દેખાતું નથી। કોને દેખાતું નથી? નામ મહેક। બેટા રીજોइन મહેક। દેખાતું નથી, બિલકુલ નથી દેખાતું। ના સર। હવે ના દેખાય છે? નો સર। एक बार रिजॉइन करना, लेफ्ट કરીને જોઈન કર તો કદાચ ફેર પડે। ओके सर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या बात रख रहे हैं कि जो भी जगह पे यानी वाटर का स्कैर्सिटी होगा वो रीजन कंपैरेटिवली पुअर होगा। ये आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा। ओके, अ स्टडी of rainfall patterns does not reveal the whole truth behind the water availability in various regions in India. रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू मानसून्स। हमारे यहाँ पे रेन्स जो है वो मानसून्स पे ही डिपेंड है, यानी रेन्स कब आएगी, जब मानसून सीजन होगा। और मानसून सीजन में भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है। ओके, पता नहीं होता है कि कितना बारिश पड़ने वाला है, ऑन एन एवरेज कितना बारिश होगा कितना नहीं होगा वो हमको पता नहीं होता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी अखा जो हमको 12 महीना चलाना होता है, एंड हम लोग कंपेयर हो जाते हैं कि खाली 2 महीने जो है वो पानी हमको बारिश जो है मानसून की वजह से मिलेगा, तो ही हमारा बाकी का 12 महीना चल पाएगा ना। ये कोई लॉजिक सेट नहीं होता है ना। देखो कि हमको 12 महीना चलाना है, लेकिन पानी आपको कितना मिल रहा है, खाली के खाली 2 महीने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अनसर्टेनिटी है कि हमारा जो मानसून साइकिल है वो बिगड़ गया है। एंड एज यू नो, अब तो पॉल्यूशन के कारण भी क्या हो चुका है कि ये मानसून का जो सीजनल साइकिल है वो भी अक्खा डिस्टर्ब हो चुका है ना। कि अभी आप अगर देखते होगे तो गर्मी में बारिश गिरती है, ओके, ठंडी में गर्मी लगती है, और बारिश में तो बारिश गिरती ही नहीं है। ओके, तो ये अक्खा जो साइकिल है, सीजनल साइकिल है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के कारण भी डिस्टर्ब होकर चल रहा है। हम लोगों की जो सीजनल अनसर्टेनिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होकर चल रही है। दिस मीन्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, रेन्स इन इंडिया लार्जली ड्यू टू मानसून्स। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन falls in a fewer months of a year. Despite of the nature's monsoon bounty, failure of the sustained water availability underground has resulted a largely form of loss of vegetation cover, diversion of the rainwater, high water demanding crops, and pollution from the industrial effluents and urban waste. देखो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारा जो है वो लिमिटेड है, पानी जो हमको मिलने का है मानसून से, जो हमको पानी का मिलने का है वो लिमिटेड है। लेकिन अब डिमांड कितनी बढ़ रही है, डिमांड किस तरह से बढ़ रही है, द डिमांड ऑफ लाइक कि हमको क्रॉप्स चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ रही है कि क्रॉप्स अगर हमको चाहिए होगा तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में पानी की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल, यू नो, आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओके, लेकिन इसके सामने जो इंडस्ट्रीज है वो पॉल्यूशन बढ़ा रही है। अर्बन जो हमारे एरिया, अर्बनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन जो एक प्रोसेस होती है जहाँ पे अर्बन एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है, उसके कारण भी क्या होता जा रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जहाँ पे हमारा जो वाटर सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज तो है कि मानसून साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन साथ साथ में दूसरी चीज ये है कि ये जो पॉल्यूशन है उसके कारण हमारा जो वाटर बॉडी है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये सब भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पॉल्यूट होते जा रहे हैं। एंड एक और चीज की अगर हम लोग बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। कहीं पे भी ये मेंशन करो तो अंडरग्राउंड वाटर कंपोनेंट का आपको मेंशन करना है। तो अंडरग्राउंड वाटर कंपोनेंट है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आती जा रही है, क्योंकि अगर वो मानसून नहीं मिलेगा हमको, मानसून का साइकिल नहीं मिलेगा, तो हमारा जो अंडर वाटर जो रिजर्वायर है वो भी खत्म होता जाएगा। Irrigation method like dams, canals, sorry, tanks and canals have been used in various parts of India since ancient time. These were generally local intervention managed by the local people and assured that a basic minimum requirement for both agriculture and daily needs were met throughout the year. Okay, देखिए ये जो डैम्स, टैंक्स और कैनाल की जो सिस्टम है, इरिगेशन की जो सिस्टम है, डैम में हम लोग क्या कर लेते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं। ओके, टैंक्स एंड कैनाल्स आर, उसका भी सेम ही यूज है। तो ये जो जितनी भी सिस्टम है, ये क्यों सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमको जो है वो पानी, जो वाटर की कंडीशन पे कमी ना आए, इसलिए हम लोग ये डैम्स कंस्ट्रक्ट करके रखते थे, टैंक्स होता है, कैनाल्स होता है। तो थ्रू आउट द ईयर हमारी जो डेली नीड्स है या फार्मर की डेली नीड्स हम लोग कह सकते हैं, हालांकि हमारी भी डैम्स और ये सब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारी भी डेली नीड्स इसमें आई जाएगी। ईयर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। द यूज ऑफ, क्या दिया हुआ है, द यूज ऑफ स्टोर्ड, the use of stored water was strictly regulated and optimum cropping patterns based on the water availability were arrived at on the basis of the decades and century of experience. Maintenance of this irrigation system was also a local affair. ओके, तो ये पहले की सिस्टम है, यानी ये जो क्रॉपिंग की जो हम लोग पैटर्न लगाते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, आपने सुना होगा कि एक ही फील्ड पे अलग अलग हम लोग मिक्स क्रॉपिंग में क्या है कि एक रो जो है मान लो वीट की हो तो दूसरी रो दूसरे और किसी की हो, इस तरह से हम लोग मिक्स क्रॉपिंग की पैटर्न करते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लोकल लोग अपना रहे हैं। अब हमको एक और कुछ नया मेथड चाहिए जहां पे हम लोग ये इरिगेशन ये वगैरह ये सबको हम लोग लेके चल पाए। ओके, और वाटर के जो भी नीड्स है वो भी हम लोग फुलफिल कर पाए। The arrival of the British changed the system as it changed many other things. The conception of the large-scale product like large dams and canal traversing the large distances were first conceived and implemented by the British and carried out with the no less gusto by newly formed independent government. तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी इस चीज को अपनाया। मेगा प्रोजेक्ट्स led to the neglect of the local irrigation method, and the government also increasingly took over the administration of this system, leading to the loss of the control over the local water sources by the local people. ओके, अब क्या होने लगा कि गवर्नमेंट जो है अगर डेवलपमेंट का काम करेगी तो धीरे धीरे ये जो रिजर्वायर होगा, ये जो वाटर सोर्स होगा वो क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। एंड बाद में प्रॉब्लम किसको पड़ेगा, हमको ही पड़ेगा। लेकिन डैम्स और कैनल्स की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो डैम में क्या दिया हुआ है, व्हाई डू वी बिल्ड दिस डैम्स? लार्ज डैम कैन एंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर नॉट जस्ट फॉर द इरिगेशन। जब हम लोग लार्ज डैम बनाते हैं तो इट नॉट ओनली एंश्योर अस द प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, ओके, वाटर फॉर द इरिगेशन सिस्टम, बट ऑल्सो इट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि भाई डैम में से पानी जब छोड़ा जाता है तो नीचे क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, नीचे एक टर्बाइन होता है। वो टर्बाइन जब रोटेट होता है तो वो चला जाता है जनरेटर में। जनरेटर का एक काम होता है, इट कन्वर्ट्स, जनरेटर का काम क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यस, तो जनरेटर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या करता है, मैकेनिकल जितना भी वर्क होता है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही पानी जब ऊपर से छोड़ा जाता है, जितना फोर्स में पानी छोड़ा जाएगा, अब जितना फोर्स में कितना पानी छोड़ा जाएगा तो समझिए फोर्स कितना होगा पानी में, तो जितना ज्यादा आप स्टोर करके रखोगे उतना ही आप छोड़ोगे, जितना ज्यादा आपने स्टोर किया होगा उतना ही वो फोर्सफुली वो नीचे गिरेगा, और जितना जल्दी नीचे गिरेगा, जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना वो टर्बाइन रोटेट होगा, जितना टर्बाइन रोटेट होगा उतना वो जनरेटर में जाएगा, और जनरेटर क्या करेगा, वो जो मैकेनिकल वर्क है उसको वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये जो हमारे डैम्स है उससे खाली इरिगेशन नीड्स खाली कंफर्म नहीं होती है, लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी मिल पाती है। कैनल सिस्टम आर लीडिंग फ्रॉम दिस डैम कैन ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवर द ग्रेट डिस्टेंसेस। ओके, तो ये कैनल सिस्टम है, कैनल आपने देखा होगा, कैनल्स बनाई जाती है। ओके, तो डैम में वाटर स्टोर किया, अब लेकिन कोई जगह पे
कोई जगह पे हमको वाटर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम लोग डैम में से पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ के कैनाल के थ्रू हम लोग वो फील्ड्स पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे फार्मर को पानी की जरूरत हो या कोई लोकल एरिया नेटवर्क पे पानी की जरूरत हो. फॉर एरिया ऑफ फॉर द एग्जांपल, इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉट अ ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरिया ऑफ राजस्थान. ओके, तो राजस्थान के एरिया में, ओके, राजस्थान के एरिया में खास करके देखिए, राजस्थान के एरिया में ये इंदिरा गांधी कैनाल का बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ था. राजस्थान का एरिया, एज यू नो, कि राजस्थान के एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी को लेके, तो इंदिरा गांधी कैनाल ने इनके पानी की प्रॉब्लम को हल करके बताया. However, mismanagement of the water has largely led to the benefits being concerned by a few people. There is no equitable distribution of the water. Thus, people close to the source grow the water-intensive crop like sugarcane and rice, while the people farther downstream do not get any water. देखिए यहाँ पे क्या होने लगा कि थोड़ा हमको इसमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हर जगह पे अनइवन है. कुछ जगह पे अगर ये हम लोग कैनाल भी बनाते हैं, डैम्स भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है. कुछ जगह पे ज्यादा पानी चला जाता है, कुछ जगह पे कम पानी जाएगा. मतलब मान लो कि हम लोगों ने फील्ड बनाई है. यस, मैं आपको स्केच एक थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ. देखिएगा यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा समझाने की. सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक डैम बनाया. यहाँ पे मैं एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, राइट. सो दिस इज माय डैम. ये मैंने डैम्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, यहाँ पे डैम है एक्चुअली में. तो यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे फील्ड है. ओके, दिस इज द फील्ड. यहाँ पे अलग अलग फील्ड बना हुआ है. ओके, फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ये फार्मर नंबर 1 की फील्ड है, ये फार्मर नंबर 2 की फील्ड है, ये फार्मर नंबर 3 की फील्ड है, ये फार्मर नंबर 4 की फील्ड है. उसी तरह से सामने वाले फार्मर पे भी यहाँ पे फील्ड बनी हुई है. फार्मर नंबर 5, फार्मर नंबर 6, फार्मर नंबर 7, फार्मर नंबर 8 एंड सो ऑन. ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मानसून सीजन अच्छे से नहीं हुआ. समझिए, यहाँ पे मानसून सीजन नहीं हुआ, पानी नहीं आया, मानसून सीजन नहीं आया, मतलब पानी उनको नहीं मिला. तो इनका एग्रीकल्चर क्या हो सकता है, फेल जा सकता है. लेकिन अब डैम के साथ साथ वो लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं कि कैनाल कनेक्ट कर देते हैं. तो कैनाल क्या होती है कि इस तरह की सिस्टम होती है जहां पे डैम से क्या है, डैम का दरवाजा खोला जाएगा. तो यहाँ पे जो दरवाजा है उसको खोला जाता है एंड पानी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पे सप्लाई होता है. अब जब ये फील्ड वाले को क्या बोला जाता है कि आप डैम से सप्लाई ले लो, ठीक है. तो जब यहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पे पानी जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फील्ड 1 को भी मिल पाएगा, फील्ड 5 वाले को भी मिल पाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मैनेजमेंट तो परफेक्ट है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मान लो कि फील्ड 1 वाले और फील्ड 5 वाले वो आगे है तो उनको मैक्सिमम पानी मिल पाएगा, लेकिन पीछे जो है फील्ड 4 या फील्ड 8 की बात करो तो उन तक उतना पानी पहुंच नहीं पाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि डैम से जो नजदीक हो गए या पानी जहां पे अच्छा मिलता है वहां पे जो नजदीक हो गए वो ऐसे क्रॉप उगाएंगे जहां पे पानी उनको ज्यादा मिल सके, ओके, और अच्छे से क्रॉप हो सके. तो वो जनरली प्रीफर क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल शुगर केन एंड राइस वो लोग प्रीफर करते हैं, और इसमें उनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है. फार्मर अगर ये शुगर केन और राइस उगाता है जहाँ पे पानी उनको ज्यादा चाहिए तो इनको ये केस में प्रॉफिट भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है. अब ये पानी तो ये लोग ही ज्यादा यूज कर लेंगे क्योंकि आगे इनका एरिया आया हुआ है, लेकिन पीछे जब पानी पहुंचता है तो वो इतना कम पानी बचता है कि वो लोग शुगर केन या राइस जैसी चीजों को तो सोच ही नहीं पाएंगे. तो उनको कुछ ऐसी चीजें उगानी पड़ेगी जो ये पानी में उनका चल सके काम. ओके, तो वो लोग कम सोर्स में जाते हैं क्योंकि उनको उनके पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं होता है. ओके, now there is no equitable distribution of water. Thus people close to the source grow water intensive crops like sugarcane and rice, while people farther downstream do not get any water. The woes of these people who have been promised benefits which never arrived are added to the discontentment among the people who had been displaced by the building of the dams and its canal network. Okay, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि काफी इधर के लोकल लोग जो होते हैं ना, लोकल लोगों ने एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया होता है, राइट, कि आप डैम बना. गवर्नमेंट क्या उनसे एग्रीमेंट कराती है कि सर, गवर्नमेंट यूँ बोलती है लोकल लोगों को कि हम लोग आपके लिए डैम बना के देंगे, फायदा आप लोगों का ही, आपको पानी मिल पाएगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 आवर्स यू विल गेट द वाटर. बट समहाउ बाद में जब उनको ऐसा लगता है कि यार हम तक तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, मैनेजमेंट तो उनको है लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है.
तो वो तो बात पहुंच ही नहीं पाती है, और जब वो बात पहुंच नहीं पाती है तो समहाउ वो डिसकंटेनमेंट लोगों में रह जाता है कि भाई हमको इक्वली पानी मिल नहीं पाया है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी मेंशन द रीजन फॉर अपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज डैम सच एज तेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा. यू मस्ट हैव रीड, ये तेहरी डैम के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. रिवर गंगा के पास है तेहरी डैम. ओके, तो यू मस्ट हैव रीड अबाउट द प्रोसेस प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन टाइप बाय द प्रोटेस्ट ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन. ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था. सेव द नर्मदा मूवमेंट अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम. यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सरदार सरोवर डैम का नाम सुना होगा. ओके, रिवर नर्मदा के पास आया हुआ है सरदार सरोवर डैम, एंड इट इज अ मेजर इश्यू. इनका केस काफी टाइम तक चला था. गुजरात सरकार एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र एंड गुजरात गवर्नमेंट का एक केस चला था. ये आप सरदार सरोवर डैम डालोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा सरदार सरोवर डैम के बारे में. ओके, क्रिटिसिज्म अबाउट द लार्ज डैम एड्रेसेस द थ्री प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर. यानी क्या है कि डैम बनाना इतना इजी काम नहीं है. हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने रातों रात प्लानिंग बनाया एंड सुबह उठ के भाई प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया एंड डैम बन गया. वैसा नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा नहीं है ये. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकल लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि लार्ज एरिया वो लोग कवर करने वाले होते हैं. और ये एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो एरिया जो है फार्मिंग, जहाँ पे फील्ड हो या जहाँ पे फार्मर की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. यानी मतलब लोकल एरिया जहाँ पे हो, लोकल लोग जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट हो सकता है. और प्रॉब्लम वहाँ पे ही आती है क्योंकि मान लो कि मेरा एरिया जो है वो डैम के यानी जहाँ पे मेरा एरिया है वहाँ पे डैम बनने वाला हो, तो सरकार मेरे को क्या देगी, वो सब भी प्रॉब्लम आती है. ये सब इश्यू सॉर्ट आउट करते करते लोगों को एक डिसकंटेनमेंट हो जाता है, लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया. ओके, तो काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐसे ही चलते जाते हैं. कभी कभी क्या होता है कि एनजीओ जो है वो अपोज कर देती है. ओके, काफी गवर्नमेंट में काफी बार ऐसा हो जाता है कि इश्यू चल पाता, दो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हो तो उनमें कभी कभी इश्यू हो जाता है. जैसे कि अभी नर्मदा का है, तो अगर नर्मदा का पानी गुजरात रोक लेगा तो वो मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में शायद फ्लो कैसे हो पाएगा. ओके, क्योंकि आप डैम बड़ा कर रहे हो तो पानी आप ज्यादा स्टोर कर लोगे, तो दूसरे जो हमारा स्टेट है वहां पे पानी कैसे पहुंच पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है. जैसे कि अभी नर्मदा डैम, सरदार सरोवर डैम हम लोगों ने बड़ा किया, हम लोगों ने उसकी अगर हाइट बढ़ा दे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आप लोगों को पता है कि पानी जो है वो ज्यादातर हम लोग वही रिवर का पानी वहां पे हम लोग स्टोर कर लेंगे. और जब हम लोग वो पानी स्टोर कर लेंगे तो हमारे स्टेट से होते हुए जब वो पानी दूसरे स्टेट में जाएगा, तो अगर हम लोग ज्यादा स्टोर कर लेंगे तो दूसरे स्टेट के फार्मर को क्या मिलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम आगे फ्रेंड्स खड़ा होता है. ओके, नाउ आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है डैम बनाते वक्त. तो सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज दे डिस्प्लेस द लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट. ओके, काफी सारे पीजेंट्स को एंड ट्राइबल्स विदाउट द एडिक्वेट कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन. बहुत सब वहां पे रहने वाले फार्मर्स हो या बहुत सब वहां पे रहने वाले ट्राइबल्स हो, उनको वो जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है. ओके, उनको एडिक्वेट मुंह मांगी कह सकते हैं, वो लोग मुंह मांगी कीमत मांगते हैं गवर्नमेंट से, कंपेंसेशन मांगते हैं ताकि उन लोगों को वो जगह से हटा के दूसरी जगह में जगह दी जाए. ओके, सेकंड क्या आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है. पहला तो हो गया सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी सोसाइटी को आप हटा रहे हो तो सोशल प्रॉब्लम आएगा. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज द स्वेलो ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी. ओके, जब डैम बनता है तो सरकार पैसा खर्चा करती है, लेकिन ये सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो हम लोग जैसे पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, तो वही पैसा ये लोग यूज करते हैं. ओके, एंड द जनरेशन ऑफ द प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, उनको ही यानी पैसा लगाना पड़ता है और हमारा जो है वो खर्चा होता है एक तरह से. ओके, थर्ड क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. दो प्रॉब्लम तो आपको पता चले, दो प्रॉब्लम में कौन से प्रॉब्लम थे, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये थर्ड कौन सा प्रॉब्लम आया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द एनॉर्मसली डिफॉरेस्टेशन. बहुत सब झाड़ को, बहुत सब प्लांटेशन को कट करना पड़ता है, एंड इट इज मच लॉस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी एक इम्बैलेंस कॉज हो जाएगा. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इम्बैलेंस किस तरह से कॉज होता है, वो आपको पता ही है कि एक छोटा सा ट्री भी आप कट कर देते हो तो उस पर जो डिपेंडेंट है वो सारे के सारे लोग जो है, हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, तो एक इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, तो ये सारी तीन प्रॉब्लम आती है डैम बनाते वक्त.
सोशल प्रॉब्लम क्योंकि सोसाइटी के लोगों को हटाना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जाएगा, पब्लिक मनी जाएगा। थर्ड जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों आएगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है। The people who have been displaced by the various developmental projects are largely poor tribal. Okay, तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, poor tribal का एरिया लिया जाता है, who do not get any benefits from the project and are alienated from their lands and forests without the adequate amount of compensation. Okay, जगह भी ऐसी ढूंढी जाती है कि जहाँ पे लोग पुअर हो, और पुअर लोग है तो वो क्या होता है,